हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के क्वेश्चंस चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तीसरा है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही नहीं है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग में दिन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य की ओर वाले भाग में। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त वृत्त क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। दूसरा कथन है, पृथ्वी के घूर्णन के समय काल पृथ्वी की दैनिक गति है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरा है, पृथ्वी के दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी।
तीसरा है, इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगर पृथ्वी पर घूर्णन नहीं होगा तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। दूसरा है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। दूसरा है, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 के बदले 28 दिन का होता है। तीसरा है, इस वर्ष में 366 दिन होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। दूसरा है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तीसरा है, ऋतुओं में परिवर्तन चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्तर अयनांत अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। दूसरा है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। तीसरा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है।
अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी उत्तर अयनांत की अवस्था में होती है तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की दक्षिण अयनांत अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दूसरा है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तीसरा है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीष्म ऋतु। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विषुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इस अवस्था में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दूसरा है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तीसरा है, इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दूसरा है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण हैं। पहला है पृथ्वी के घूर्णन, दूसरा है पृथ्वी के परिक्रमण, तीसरा है पृथ्वी के सूर्य से नज़दीक होना और चौथा है पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा, पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होना। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 मानचित्र से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, झीलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। दूसरा है, यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है।
तीसरा है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। चौथा है, मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें कम जानकारी प्राप्त होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, झीलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक या उच्चावच मानचित्र में शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पर्वत, पठार, मैदान और महासागर। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। देशों व राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सभी को। सड़क मानचित्र को, वर्षा मानचित्र को और वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। दूसरा है, एक छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करने के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तीसरा है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, पैमाना किसी भी डैश के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानचित्र के लिए। रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
पहला है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने या छोटे पैमाने वाला मानचित्र का उपयोग करते हैं। दूसरा है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने या बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। तीसरा है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। दूसरा है, सामान्यतः मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिससे ऊपर अक्षर ऊ लिखा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। दिशा, अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी दिशा को पता करने के लिए पहले किस दिशा का ज्ञान होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर का। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिक्बिंदु कहा जाता है? पहला है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व और चौथा है पश्चिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम होती हैं। वे प्रधान दिक्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, दिक् सूचक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। दूसरा है, इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। दूसरा है, इससे किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो।
मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मानचित्र पर दिखाए गए प्राकृतिक स्थल एवं उनके रंग को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलाशय का नीला होगा, पर्वत का भूरा होगा, पठार का पीला होगा और मैदान का हरा होगा। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों, पीले रंग का पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। दूसरा है, किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, खाका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई को पता करने के लिए करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।